नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, खनिज पोषण। जैसे कि हमारे को नाम से ही विदित है कि खनिज पोषण अर्थात पादपों को अपने सुचारू जीवन चक्र को चलाने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो पदार्थ या तो वो बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं या उनमें स्वयं उत्पादन करने की क्षमता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब बात करते हैं कि पोषण के रूप में अनेक जो तत्व होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो ये कुछ रासायनिक जो तत्व हैं, इन तत्वों के बिना पादप का जो शरीर है, पादप का जो संरचना है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो आज हम इसके अध्ययन के जो खनिज जो पोषण होता है उसके अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें, पोषण की बात करें, तो पोषण क्या होगा कि पादपों को अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए सुचारू रूप से उन्हें एक कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, उन तत्वों को हम पोषण कहते हैं। और ये पोषण सामान्यतः वातावरण से प्राप्त होते हैं या मृदा से प्राप्त होते हैं या इनमें स्वयं उत्पादित करने की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार इनका खनिज वो पोषण होता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जो खनिज जो पोषण होता है, उस खनिज पोषण को प्राप्त करने की विधियां क्या है? पादपों में खनिज पोषण प्राप्त करने की विधियां क्या है? पादपों में खनिज पोषण प्राप्त करने की विधियां क्या है? तो जो पहली जो विधि है वो है पादप भाष्म विश्लेषण। पादप भाष्म विश्लेषण, भाष्म विश्लेषण। विद्यार्थियों, पहली जो विधि है पादप भाष्म विश्लेषण, इस विधि में क्या होता है कि हम सबसे पहले, जैसे कोई पादप है, ये जमीन है, जमीन पर मान लीजिए कोई पादप है, उस जमीन में पादप को जड़ सहित उखाड़ते हैं और जड़ सहित उखाड़ने के पश्चात उस पादप को पानी की सहायता से धोया जाता है। धोने के पश्चात उस पादप पर जो लगी हुई अतिरिक्त गंदगी है, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, जो कुछ भी लगे हुए हैं उनको हम क्या करते हैं? धो देते हैं। उसके बाद में उसको ब्लांटिंग पेपर पर उस पादप को क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सुखाने के कुछ समय पश्चात क्या होता है कि उस पादप का सुखाने के पश्चात उसका वजन नापा जाता है और वजन नापने के पश्चात जो वजन आता है उस वजन को हम क्या बोलते हैं? शुष्क पादप बोलते हैं। यानी कि जो सूखा हुआ जो पादप है उस क्या बोलेंगे हम? शुष्क पादप बोलेंगे। उस पादप को फिर 110 से 115 डिग्री सेल्सियस, 110 से 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको आराम से सुखाया जाता है और उसके बाद में फिर उस पादप को 600 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक मफल भट्टी होती है, उसमें उसको तपाया जाता है। तो मफल भट्टी में तपाने के पश्चात जो पादप हमारे को जो प्राप्त होता है और जो प्रोसेस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पादप भस्मीकरण। उसे क्या बोलते हैं? पादप भस्मीकरण। तो इस प्रोसेस में जो पादप भस्मीकरण होता है, इस प्रकार से ये जो पादप भस्म का जो विश्लेषण है वो यही जो प्रोसेस होती है वो संपूर्ण होती है। दूसरी विधि की बात करते हैं हम। दूसरी जो विधि है वो कौन सी है? आयन विधि। आयन विधि है। अब विद्यार्थियों, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आयन विधि। आयन विधि में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो पौधा जो होता है, उस पौधे में जो जितनी जो पौधे की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के अनुरूप जो पादप को जो प्राप्त होता है,
जैसे मान लीजिए कोई जैसे तत्व है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य जो होता है उसके अलावा हम इस विधि को एक नाम और दे सकते हैं, विलियन विधि। क्या दे सकते हैं? विलियन विधि। अब विलियन विधि से भी हमारे को नाम से ज्ञात हो रहा है कि इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होंगे? विलियन भरे होंगे। अब इसमें प्रोसेस की यदि हम बात करें तो ऐसा एक क्या होता है, इसमें एक ऐसा बीकर लगा होता है और उस बीकर में क्या होता है, उस बीकर में एक ऐसे नलिका लगी होती है, उस नलिका का मुंह ऐसा होता है और यहाँ पर क्या लगा होता है, एक पादप लगा होता है, ऐसे एक पादप लगा होता है यहाँ पर। उस पादप, ये जड़ सहित होता है ये पादप, और यहाँ पर अपने को इस पादप की स्पष्ट रूप से जो पत्तियाँ होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो ऐसी इसमें क्या होती है, पोजीशन होती है, ऐसी ये संरचना होती है। विलियन जो संवर्धन होता है ऐसी संरचना होती है। और इस संरचना में क्या होता है कि इसमें ये जो पार्ट है ये तो क्या है, इसमें विलियन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलियन। अब विलियन में हम जानते हैं कि कोई भी जो आवश्यक जो उपयोगी जो तत्व हैं वो भरे हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, अन्य तत्व भरे हुए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये क्या है, प्लांट है, प्लांट है। अब ये प्लांट क्या है, जड़ सहित प्लांट है, जड़ समेत जो प्लांट है। इसके अलावा ये क्या है, एक नली है, इसको हम ट्यूब नली बोलते हैं, ट्यूब नली बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस ट्यूब नली की सहायता से अतिरिक्त जो वातावरणीय जो ऑक्सीजन है वो अतिरिक्त वातावरणीय ऑक्सीजन किसको प्राप्त होगी, पादप को आसानी से प्राप्त होगी, क्योंकि विलियन में जो भरा हुआ है पादप जो है इसके अंदर उपस्थित है। तो इस प्रकार इसमें इस विधि में क्या ज्ञात किया जाता है कि इसमें कुछ आवश्यक तत्वों की जैसे कमी वाले पौधे को इसमें डाला जाता है और इस विलियन से भरे हुआ जो बीकर है उसमें इस पादप को रोपित किया जाता है और लगभग 1 से 1.5 या आप मान लीजिए 1/2 यानी कि 1 से 1.5 महीना, यानी कि कितने दिन हो गए, 30 से 45 दिन, यानी कि 30 से 45 दिन बाद में उस पादप को पुनः देखा जाता है। पुनः देखने के पश्चात हमारे को ज्ञात होता है कि ये जो पादप है, ये पादप पहले इसको आवश्यकता थी कुछ तत्वों की, तो इस कारण से इस पादप की जो पत्तियां थी वो पीली दिखाई दे रही थी, सूखी हुई दिखाई दे रही थी, मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी, परंतु इसको विलियन सहित जो बीकर है उसके अंदर उगाया गया है और आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप इसमें जो विलियन है उसमें उन तत्वों को डाला गया है। तो इसमें इस पादप में जो कमियां थी वो कमियां ये विलियन क्या कर दिया, पूरी कर दिया और ये जो पादप है वो एक नया हेल्थी पादप तैयार हो गया। तो इस प्रकार से तैयार जो पौधा होता है वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ पादप माना जाता है। उस पादप में किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होती और किसी भी प्रकार से बाहरी जो वातावरण है उसका कोई भी डिफेक्टिव जो है वो इसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि ऐसे पादपों को हमने आवश्यकता अनुसार खनिज तत्व पोषण प्रदान किया है और आवश्यक जो अडेप्टेशन है, अनुकूलित जो है वो हमने इसको तैयार कर दिया है। तो इस विधि में ये सारी जो संपूर्ण जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, 2 विधियां हमारी पूर्ण हो गई। तीसरी जो विधि है वो कौन सी विधि है, रेत संवर्धन। रेत संवर्धन। अब विद्यार्थियों आपको ज्ञात होगा कि रेत संवर्धन अर्थात नाम से ही हमारे को पता चल रहा है
कि इसमें क्या होगा कि इन पादपों को, कोई भी पादप ले लीजिए, उस पादप को किसमें उगाया जाएगा? रेत, रेत कंकड़ पत्थर युक्त जो भूमि है उसके अंदर इसको उगाया जाएगा। और उगाने के पश्चात वो ही 30 से 45 दिन बाद में इस पादप को हमारे को क्या होगा? देखना होगा, उसका परीक्षण करना होगा कि इस पादप में कोई कमी तो नहीं रह गई या कुछ तत्वों की कमी तो नहीं रह गई, इसके अलावा कोई बीमारियों का प्रकोप तो नहीं है, या कोई वातावरणीय जो कारक हैं वो इस पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं डाल रहे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले कोई मान लीजिए ये कंकड़ पत्थर युक्त क्या है? ये क्या है? रेत है। इस रेत को हमने लेते हैं। इस रेत को लेने के पश्चात इस रेत में छोटा एक पादप है, छोटा पादप लेना है। ये छोटा पादप, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स बोलते हैं। इस प्लांटलेट्स को इसमें क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। उसके बाद में ये क्या है? पादप है। इसको रोपित किस में कर दिया? रेत के अंदर रोपित कर दिया। उसके बाद में क्या होता है? 40 से 45 दिन बाद में, 40 यानी कि यहाँ से 30 से 45 दिन लिख लीजिए आप, 30 से 45 दिन बाद में इस पादप की यदि हम बात करें तो ये जो पादप है ये पादप अत्यधिक ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा और पादप की जो आकार की जो संरचना है या जो शारीरिक जो आंतरिक जो संरचना है उनका निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में हम यदि देखते हैं तो इस पादप की जो हाइट है वो भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार इस पादप की जो संरचना है वो पहले की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार ये पादप बनता है। इसमें सबसे पहले हमने रेत ली, उसके बाद में इस पादप को हमने रेत के अंदर उगाया है और 30 से 40 दिन बाद में हम ये इस पादप को देखते हैं तो पादप का जो शरीर है, पादप का जो शारीरिकीय जो संरचनाएं हैं उसमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है और एक हेल्थी पादप हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो इस रेत संवर्धन विधि में मुख्य जो पॉइंट है वो क्या है? रेत। क्योंकि जो पादप को उगाया किस में जा रहा है? रेत में। रेत का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए बलुई दोमट मिट्टी है या जो कंकड़ पत्थर युक्त बजरी युक्त जो मिट्टी है उसके अंदर इसको उगाया जाता है ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सल्फर, कार्बोनेट इत्यादि जो आवश्यक जो तत्व है उनकी आपूर्ति इस पादप को हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो ये तीसरी विधि पूर्ण हुई। उसके बाद में हम चौथी विधि की बात करते हैं। लास्ट जो विधि है वो क्या है? जल संवर्धन। जल संवर्धन है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो खनिज पोषण की जो विधियां हैं उसमें खनिज पोषण की विधियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सी है? तो ये कौन सी विधि है? जल संवर्धन। जल संवर्धन विधि को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे नाम से ही हमारे को पता चल रहा है कि संपूर्ण जो पादप है उस पादप को बिना किसी रेत के, बिना किसी पोषक तत्व के केवल किस में उगाया जाता है? जल में उगाया जाता है। मान लीजिए ये कोई एक पात्र है, इस पात्र में क्या किया जाता है? जल को भरा जाता है। किसको भरा जाता है? जल को भरा जाता है। ये पात्र है, इस पात्र में ये क्या है? जल है। ये क्या है? कोई पात्र है। इस पात्र में जल को भरा जाता है और कुछ देर बाद में भरे हुए जल से युक्त जो पात्र है उस पात्र में एक पादप लगा दिया जाता है। कोई सा भी आप प्लांट ले लीजिए, जैसे जलीय, इसमें होता क्या है कि जलीय पादप यदि हम लेंगे तो हमारे को क्या है कि रिजल्ट जो है वो सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसमें जो रिजल्ट जो आता है वो भी सकारात्मक रिजल्ट आता है। इस कारण से होता क्या है कि सबसे पहले हम इसको कोई भी पात्र ले लीजिए, कोई बीकर ले लीजिए या पुराने कोई आपके पास गमला या कोई बर्तन या कोई प्लास्टिक लोहे का कोई बर्तन हो वो ले लीजिए।
इस बर्तन के अंदर हम इस बर्तन को लगभग आधा या 1/3 जो है वो जल भर देते हैं। उसके बाद में फिर पादप को जड़ सहित उखाड़ करके और इसके अंदर क्या करते हैं, हम लगाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होता है, जब हम 30 से 40 दिन बाद में पुनः इसका परीक्षण करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें ज्ञात होता है कि जो जल से युक्त जो पादप है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई, किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं आई, और जो पादप हमारे को प्राप्त हुआ है वो कैसा हुआ है, एक हेल्थी पादप प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यदि कोई पादप में कोई कमी रह जाए, जैसे मान लीजिए पादप की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाए, तो उसमें हम जनरली हम ये देखते हैं कि इस पादप में पानी तो मिला है सुचारू रूप से, परंतु इसमें नाइट्रोजन की कमी आ गई। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई पादप पर पुष्प नहीं आए या फल नहीं बने, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ हार्मोन्स की कमी के कारण ये दिक्कत आई है। तो हम क्या करते हैं, फिर उस जल युक्त जो बीकर है उसके अंदर हम हार्मोन्स डाल देते हैं, या जिस पोषक तत्व की कमी हुई है, जैसे कैल्शियम की कमी है तो हम उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम डाल देते हैं, और इंजेक्शन की सहायता से इसमें कैल्शियम इत्यादि डाल करके और पुनः उस प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। तो लास्ट में हमारे को जो पादप है वो संपूर्ण और एक हेल्थी पादप प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार खनिज पोषण की ये जो 4 विधियां हैं इसका हमने आज अध्ययन किया। उसके बाद में हम थोड़ा यदि बात करें तो जो पादप में जो मुख्य जो खनिज जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज जो पोषक तत्व है वो कौन सा है, नाइट्रोजन होता है। अब कई बार थोड़ा हम 2 मिनट ही इसमें एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस इसमें बनता है कि खनिज पोषण जो होता है उस खनिज पोषण में कौन कौन सी विधियां होती है। तो हमने 4 विधियां बताई है, पादप भस्म विश्लेषण, रेत संवर्धन, विलयन संवर्धन, और चौथी जो बताए है वो हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स सर्वश्रेष्ठ विधि है। रेत के द्वारा उत्पादित जो विधि है वो कौन सी है, रेत संवर्धन विधि है। पादप भस्म विश्लेषण विधि के अंदर पादप को कितने टेम्परेचर पर मफल भट्टी में गर्म किया जाता है, तो वो अभी बताया था मैंने 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। इसी कारण से तो ये भस्म हो जाता है, राख बन जाती है पादप की इतने डिग्री टेम्परेचर पर। तो इसी कारण से इस विधि को भस्म विश्लेषण का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार आज हमने पादप के जो खनिज जो पोषण की जो विधियां हैं 4 उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।